तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट हमारा है अलैंगिक जनन का वर्गीकरण। इस पॉइंट में हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, तो अलैंगिक जनन का। अलैंगिक जनन के जितने प्रकार हैं उन सभी प्रकारों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो अलैंगिक जनन का प्रकार में पहला प्रकार है द्विखंडन या द्विविभाजन, यानी द्विखंडन को हम द्विविभाजन भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट का नाम है बहुखंडन या बहुविभाजन। तीसरा पॉइंट का नाम है बीजाणु जनन। चौथा का नाम है पुनरुद्भवन। पांचवा है मुकुलन। छठा है कलिका जनन और लास्ट सातवां है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो अब हम बारी बारी से इन सातों का हम अध्ययन करेंगे। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो इन पॉइंट से पूछ लिया जाता है। तो हम सबसे पहले द्विखंडन को शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए बोर्ड पे और इन सबको नोट करते रहिएगा। वीडियो को पॉज करके इन सबको नोट करते रहिएगा। पहला पॉइंट हमारा था द्विखंडन या द्विविभाजन। तो देखिए ध्यान से, द्वि का मतलब दो भाग होता है, मतलब अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनक जीव का केंद्रक दो भागों में बंटकर दो जीवों में परिवर्तित होता है। इसी जनन को द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनक जीव का केंद्रक दो भागों में बंटकर दो संतानों में परिवर्तित होता है, इसी जनन को हम द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। इसे आप चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है अमीबा है और आपको मालूम है कि अमीबा का जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। ये जनक अमीबा हो गया, यह जनक अमीबा हो गया। जनक का मतलब पेरेंट्स, यह जनक अमीबा हो गया। तो वो इसमें द्विखंडन होने वाला है। तो क्या होगा, अमीबा का जो केंद्रक होगा ना, थोड़ा सा ये आकार में बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे अमीबा का जो केंद्रक है इसका आकार जो है बड़ा हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ये केंद्रक जो होगा लगेगा कि दो भागों में बंटने वाला है। ये केंद्रक जो होगा लगेगा कि दो भागों में बंटने वाला है। हम ऐसे कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अमीबा का जो आकार होता है अनिश्चित होता है कूटपात के बनने और बिगड़ने के कारण। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो दोनों केंद्रक है जो लग रहा है कि दो भागों में बांटने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों केंद्रक जो होगा अलग अलग दो भागों में बंट जाएगा। इस तरह क्या होगा, इस तरह एक जीव से दो जीवों की उत्पत्ति हुई। ये क्या हो गया, संतति। इसको हम संतान भी कह सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है, आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो इसको नोट कीजिए। हमने क्या पढ़ा, द्विखंडन या द्विविभाजन का डिफिनेशन पढ़ा। अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनक जीव का केंद्रक दो भागों में बंटकर दो जीवों में परिवर्तित होता है, इसी जनन को द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन किन जीवों में द्विखंडन या द्विविभाजन होता है। किन किन जीवों में द्विखंडन या द्विविभाजन होता है, उनके बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। जैसे में देखिए, द्विखंडन या द्विविभाजन की प्रक्रिया अमीबा, इसमें अमीबा, द्विखंडन की जो प्रक्रिया होती है वह अमीबा
अमीबा कुछ जीवाणु आदि में होती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो द्विखंडन या द्विविभाजन की प्रक्रिया जो होती है वह अमीबा और कुछ जीवाणु में होती है। अमीबा और कुछ जीवाणुओं में द्विखंडन मतलब द्विविभाजन नामक प्रक्रिया से ही जनन होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला सेकंड पॉइंट है जिसका नाम है बहुखंडन। बहुखंडन या बहुविभाजन। बहुखंडन या बहुविभाजन, तो ध्यान से देखिए, लिखेंगे आंसर में अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनक जीव के केंद्रक में बहुत केंद्रिकाओं के कारण केंद्रक बहुत बड़ा हो जाता है और अंत में केंद्रक फट जाता है। सभी केंद्रिकाएं निकलकर अलग अलग जीवों में परिवर्तित होती है। इस तरह एक जनक जीव से बहुत संतानों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रक्रिया को बहुखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। थोड़ा सा लंबा सा डिफिनेशन हो गया, लेकिन आसान भाषा में है, तो पूरा लिखना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। बहुखंडन या बहुविभाजन क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा और सटीक सा डिफिनेशन है। अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनक जीव के केंद्रक में बहुत केंद्रिकाओं के कारण केंद्रक बहुत बड़ा हो जाता है और अंत में केंद्रक फट जाता है। सभी केंद्रिकाएं बाहर निकलती है और अलग अलग जीवों में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह एक जनक जीव से बहुत संतानों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रक्रिया को हम बहुखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। तो आप इसको भी उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। ये जनक अमीबा हुआ, याद रखना है। अमीबा में द्विखंडन द्वारा भी जनन होता है और बहुखंडन द्वारा भी जनन होता है। ये जनक अमीबा हो गया। यह जो हुआ जनक अमीबा हुआ। एक स्टेप में क्या हुआ, इसकी केंद्रिकाएं, इसके जो केंद्रक है बहुत केंद्रिकाएं से भर जाएगा। ये हो गया हमारा अमीबा और ये हो गया बड़ा से केंद्रक, इसमें बहुत सारी केंद्रिकाएं हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लगेगा ना कि केंद्रक जो है ना फटने वाला है। केंद्रक जो है फटने वाला है और एक स्टेप ऐसा आएगा कि केंद्रक जो होगा फट जाएगा। केंद्रक जो फट जाएगा बाहर निकलने लगेगा और लास्ट वाले स्टेप में क्या होगा, जितने भी केंद्रक होंगे सभी अलग अलग जीवों की उत्पत्ति करेंगे। इस तरह क्या होगा, एक जनक जीव से काफ़ी संतति का निर्माण होगा, काफ़ी संतति का विकास होगा। इसे ही हम बहुखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। चित्र में जो दिखाया गया है सेम टू सेम उसी को हम डिफिनेशन में लिखवाए हैं। देखिए इसमें क्या होता है, बहुखंडन या बहुविभाजन में क्या होता है, इसमें एक जनक जीव होता है, उसका केंद्रक काफ़ी बड़ा हो जाता है केंद्रिकाओं के कारण। उसके बाद केंद्रक फटने वाला होता है, फट जाता है और जितनी भी केंद्रिकाएं होती है वे अलग अलग जीवों में
परिवर्तित होती है, इस तरह एक जीव से बहुत जीवों की उत्पत्ति होती है। इसे ही हम बहुखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। याद रखना है, द्विखंडन या द्विविभाजन में एक जीव से दो जीव की उत्पत्ति होती है, और बहुखंडन और बहुविभाजन के द्वारा एक जीव से बहुत जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। और एक बात और कि अमीबा जो होता है इसका आकार अनिश्चित क्यों होता है, इसको हम अभी देखेंगे। अमीबा जो होता है इसका आकार अनिश्चित क्यों होता है। यहाँ पे एक नोट में भी एक बात लिख लेना है, सभी प्रोटोजोआ समूह के जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन द्वारा जननन होता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि सभी प्रकार के प्रोटोजोआ में अमीबा भी आता है, पैरामीशियम भी आता है, प्लाज्मोडियम भी आता है। ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये मादा एनोफिलीज मच्छर, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है यह मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में पाया जाता है। जब कोई मादा एनोफिलीज मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो वह अपने लार में मौजूद प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में छोड़ देती है और हमें क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। कुछ बच्चों का पूछना है कि अमीबा का आकार अनिश्चित क्यों होता है। तो याद रखना है आपको, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसमें सभी प्रकार की क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा विसरण से होती है। विसरण एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखिए ये अमीबा हुआ। अमीबा का जो है कोई खास अंग नहीं होता है। अमीबा को जहाँ भोजन, देखिए मान लीजिए जैसे अमीबा हो गया और यहाँ पे ये अमीबा का भोजन हो गया। अमीबा का भोजन क्या है, तो अमीबा खाता क्या है, अमीबा का भोजन, अमीबा जो है एक प्रोटोजोआ है। याद रखिएगा, अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ है और पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ है। तो ये जो है अमीबा जो है, अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा का भोजन है शैवाल, डायटम और कुछ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम हिंदी में नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए अमीबा हो गया, अमीबा का ये भोजन हो गया। तो क्या होगा, ये अमीबा का यहाँ से मुंह खुलेगा और ये भोजन को पकड़ लेगा और ये खा जाएगा। तो ये जो है ये क्या है, ये अमीबा का भोजन है और ये क्या है, कूटपाद है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये अमीबा का हाथ है, ये क्या है, कूटपाद है। तो याद रखिएगा, इसी कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर खाना आ गया, ठीक है, तो ये अमीबा का कूटपाद यहाँ से खुलेगा और जा करके भोजन को पकड़ेगा और खा जाएगा। तो पहले अमीबा कुछ इस प्रकार का था, लेकिन अब अमीबा का आकार काफ़ी बदल गया। तो याद रखिएगा, अमीबा का आकार कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण अनिश्चित होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने द्विखंडन पढ़ा, बहुखंडन पढ़ा। अब हम अगला जो पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा है बीजाणु जनन। क्या है, बीजाणु जनन। ठीक है, थर्ड नंबर जो पॉइंट है, क्या नाम है उसका, बीजाणु जनन। इसमें पढ़ेंगे हम, देखिए ध्यान से, अलैंगिक
जनन की वैसी प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जो सिर्फ कवक, कवक को हम फंगस भी कहते हैं, कवक और शैवाल में होती है। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इनमें से किस में बीजाणु जनन होता है, तो आपको कवक और शैवाल पर टिक करना होगा। ठीक है, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जो सिर्फ कवक और शैवाल में होती है उसे बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जो कवक और शैवाल में होती है उसे हम बीजाणु जनन कहते हैं। कवक का मतलब क्या है? कवक क्या है? कवक एक सूक्ष्म जीव है। कवक जो है एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, जिससे हमको प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। जैसे जो मशरूम होता है जिसको हम गोबर छत्ता बोलते हैं, गोबर छत्ता, ये भी एक कवक ही है, लेकिन ये जो कवक है सबसे बड़ा है, मतलब बड़ी प्रजाति का, बड़े मूल का ये जो कवक है। और बहुत सारे जो कवक होते हैं वो सूक्ष्म जीव के रूप में होते हैं, जैसे इसको हम फफूंदी भी कह सकते हैं। इसे मुलायम पावरोटी को आप नमी वाले स्थान पर रखिएगा तो उस पावरोटी में भुवरी टाइप के कुछ लग जाएगा, या अचार में तेल का कमी होता है तो उसमें भी कवक आ जाता है, या कुछ कवकों के कारण चर्म रोग होते हैं जैसे दाद, खुजली वगैरह वगैरह, कवक के कारण बीमारियां होती है। शैवाल क्या है? शैवाल जो है पौधा के रूप में है, ये एक कोशिकीय पौधा के रूप में है। जैसे धान के खेत में या जहाँ बराबर पानी गिरता रहता है वहाँ पर कैटी लग जाता है, उसी को हम शैवाल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कवक और शैवाल, कवक और शैवाल में जो जनन होता है उसे बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ शैवाल है जिसमें बीजाणु जनन होता है। जैसे मैं आपका एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ है पेनिसिलियम, ये जो है पेनिसिलियम जो है कवक है, इसमें जो जनन होता है बीजाणु जनन होता है। पेनिसिलियम हुआ या यूलोथ्रिक्स हुआ, इसमें भी जो है ये बीजाणु जनन ही होता है। ठीक है, ये जो है पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम नामक कवक से ही पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक दवा बनाई गई। ये जो है विश्व की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा थी जो कवक के हेल्प से बनाई गई थी। ये क्या है? एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक दवा किसको कहते हैं? तो वैसी दवाएं जो सूक्ष्मजीवों की सहायता से बनाई जाती है उसे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। तो दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा कौन थी? पेनिसिलिन। और यह किससे बनती है? तो पेनिसिलियम नामक कवक से बनती है। आपको याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा है जनन। अगला पॉइंट क्या है? जनन। जनन को हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं, और इसका डिफिनेशन आपने लो क्लास में पढ़ा ही होगा। जनन क्या है? जनन क्या है? तो ध्यान से देखिए, अपने जैसे संतान को जन्म देना ही जनन कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जन्म देने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं।
मतलब किसी जीवों के द्वारा, किसी मादा जीवों के द्वारा अपने जैसे संतानों को जन्म देना ही जनन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, तो जनन के दो प्रकार हैं। फर्स्ट में होगा अलैंगिक जनन और सेकंड में होगा लैंगिक जनन। फर्स्ट में अलैंगिक जनन और सेकंड में लैंगिक जनन। याद रखना है जनन क्या है, तो अपने जैसे जीवों को जन्म देना ही जनन कहलाता है। और जनन के द्वारा ही हम सभी और जितने भी जीव हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी के सभी जनन नामक प्रक्रिया के कारण ही आज भी पृथ्वी पर विद्यमान है। यदि जनन की प्रक्रिया नहीं होगी तो कोई भी जीव इस पृथ्वी पर नहीं होगा। इस पृथ्वी से सभी जीवों और पौधों का नाश हो जाएगा, इस पर से जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जनन की बहुत भूमिका है जिसके कारण जीव अभी तक विद्यमान है। यदि जनन की भूमिका ना रहती तो जीव कब का कब ही विलुप्त हो गए रहते। ठीक है, तो फर्स्ट है अलैंगिक जनन और सेकंड है लैंगिक जनन। ये दोनों क्या है, तो जनन के प्रकार है। तो हम बारी बारी से दोनों के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर है अलैंगिक जनन। फर्स्ट नंबर क्या है, अलैंगिक जनन। तो दोनों जनन पढ़ने के लिए हमको दो तरह के जीव पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, जो जीव जो होते हैं लिंग के आधार पर ना, जो जीव होते हैं उनको हम दो भागों में बांटे हैं। एक को बोलते हैं एक लिंगी। लिंग की संख्या के आधार पर जीव को दो भागों में बांटे हैं। एक को बोलते हैं एक लिंगी जीव और दूसरे को बोलते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव। एक को बोलते हैं एक लिंगी जीव और एक को बोलते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव। यानी वैसा जीव जिसमें नर या मादा में से कोई एक ही युग्मक हो। यानी वैसा जीव जो नर हो तो मादा नहीं और मादा हो तो नर नहीं, मतलब कोई एक ही उसमें गुण हो, उसे हम एक लिंगी जीव कहेंगे। वैसा जीव जो नर हो तो मादा नहीं और मादा हो तो नर नहीं, उस जीव को हम एक लिंगी जीव कहेंगे। जैसे में मनुष्य जो होगा, मनुष्य, गाय, भैंस सब क्या है, होंगे एक लिंगी जीव है। क्योंकि मनुष्य में कोई नर है तो कोई मादा है, दोनों वाला गुण तो किसी में नहीं ना होता है, इसलिए मनुष्य, गाय, भैंस क्या है, एक लिंगी है। लेकिन देखिए इधर देखिए, वैसा जीव जिसमें नर तथा मादा दोनों युग्मक हो, वैसा जीव जिसमें नर तथा मादा दोनों युग्मक हो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या होगा, तो जोंक हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। केचुआ को हम किसानों का मित्र भी कहते हैं। जोंक हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, वैसा जीव जिसमें नर तथा मादा दोनों युग्मक हो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। और इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन द्विलिंगी जीव है और इनमें से कौन एकलिंगी जीव है। तो एकलिंगी का एग्जाम्पल क्या याद करना है, तो बहुत सारा है। द्विलिंगी का या उभयलिंगी के एग्जाम्पल में याद रखिएगा जोंक, केचुआ और जितने भी पुष्पी पौधे हैं, पुष्पी पौधे यानी फूल वाले पौधे, वे सभी भी द्विलिंगी या उभयलिंगी में ही आएंगे। तो चलिए हम यहाँ अब देखते हैं अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया जो द्विलिंगी, इसको हम उभयलिंगी भी कहेंगे,
जो द्विलिंगी या उभयलिंगी जीवों में होती है अलैंगिक जनन कहलाती है। तो आप लोगों को समझ में आया, मतलब जनन की वैसी प्रक्रिया जो द्विलिंगी या उभयलिंगी जीवों में होती है अलैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अलैंगिक जनन जो होता है एक लिंगी जीव में नहीं होता है, वह द्विलिंगी जीव में होता है। मतलब जिस जीव में नर और मादा दोनों युग्मक होगा उसी जीव में आपका अलैंगिक जनन होगा। ठीक है, तो इस तरह पूछेगा कि इनमें से किस जीव में अलैंगिक जनन होगा, तो मनुष्य, गाय, भैंस ऑप्शन में नहीं होगा। हम टिक नहीं मारेंगे, हम टिक किस पे मारेंगे, जोक और केचुआ मारेंगे, क्योंकि अलैंगिक जनन जो होता है द्विलिंगी जीवों में होता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अलैंगिक जनन एक ही जीव में होता है, इसलिए दो जीव नहीं चाहिए, एक ही जीव में अलैंगिक जनन हो जाता है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, इससे जो प्राप्त संतति है, इससे प्राप्त संतति को एक पुंजक ब्रैकेट में कोलोन भी कहते हैं। याद रखिएगा अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को हम एक पुंजक या कोलोन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन आता है जो पूछा जाता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इसको नोट कीजिएगा पॉज करके। ठीक है, छोड़िएगा बहुत तरह। तो क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति यानी संतान को एक पुंजक और ब्रैकेट में क्लोन क्यों कहते हैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछता है, कई बार पूछा भी है। सवाल आएगा अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति यानी संतान को एक पुंजक या क्लोन क्यों कहते हैं। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है। एक पुंजक का मतलब क्या है, मतलब अलैंगिक जनन जो होता है एक ही जीव में होता है। ठीक है, जिसको हम द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, जिस तरह जनक होता है संतान हूबहू अपने जनक के समान होता है, इसलिए अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। सेम टू सेम लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ आंसर में अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति अपने जनक यानी माता पिता, एक ही होता है। अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति अपने जनक से बिल्कुल एक समान होती है, एक समान होती है। यही कारण है कि अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को क्लोन कहते हैं। तो याद रखिएगा अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को क्लोन क्यों कहते हैं, तो अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति अपने जनक से बिल्कुल हूबहू होती है। यही कारण है कि अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। ठीक है, और ये किस में होता है, यह प्रक्रिया सिर्फ द्विलिंगी जीवों में होती है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेगा कि अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को डैश कहते हैं, तो ऑप्शन में जो भी होगा हम किस पर टिक मारेंगे, हम एक पुंजक मतलब कोलोन पर टिक मारेंगे। ठीक है।